बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। ख़वातीन के लिए कहा यह जाता है कि ख़वातीन मुआशरे का एक अहम रोल प्ले करती हैं, लेकिन मुआशरे में क्या ख़वातीन को वो तमाम मकाम हासिल करने के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है, या उनको कोई भी सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के कवानीन या हमारा मुआशरा सोसाइटी जो है वो उनको सपोर्ट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है, बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त अपने बिजनेसेस रन करने के लिए आगे आती हैं, लेकिन क्या आजकल की इस सोसाइटी के अंदर एक खातून का बिजनेस करना या जॉब के लिए निकलना कितना आसान है? हम बात करने की आज कोशिश करेंगे कि ख़वातीन के लिए कितने मसाइल हैं अगर वो एक कारोबार करने के लिए निकलती हैं, तो क्या क्या कौन कौन से ऐसे सूटेबल कारोबार हैं जिनकी तरफ वो इजीली अपने आप को मोल्ड कर सकती हैं और वो इस मुआशरे में एक अहम रोल प्ले करते हुए अच्छा रोज़गार अपनी फैमिली के लिए कमा सकती हैं। एक खातून जो घर में तकरीबन कोई 10-15 रोल प्ले कर रही होती है, क्या उसकी जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो थैंकलेस जॉब कहलाती हैं या उसकी भी कोई एप्रिसिएशन फैमिली की तरफ से उसको मिलती है? अगर एक खातून घर की जिम्मेदारियां निभाने के बाद अपना मार्केट में निकल के, अपना बाजार में निकल के कोई कारोबार करती है इस आजकल की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, तो क्या उसको किस तरह से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और अगर उसको किसी मसाइल का सामना करना पड़ता है तो वो मोटिवेशन किससे लेती है? क्या एक खातून दूसरी खातून को मोटिवेट कर सकती है? जैसे कहा यह जाता है कि किसी कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, तो क्या किसी कामयाब खातून के पीछे मर्द का हाथ होता है, या वो खुद से अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए किसी मकाम तक पहुंचती है, या किसी खातून की ही मोटिवेशन के ऊपर वो इस मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए निकलती है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज एक बहुत अहम शख्सियत जो कि पिछले 20 साल से एक उस्ताद जैसे दरसो तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं, जो कि पैगंबरी पेशा कहलाता है, और आजकल के दौर में उस्ताद का मकाम जो है वो हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। लेकिन उस्ताद अगर मुआशरे में ना हो तो क्या हम किसी काबिल होते हैं? एक उस्ताद जो होता है अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोगों को तरगीब देता है और वो ख़वातीन को बताती हैं कि किस तरह से आप कारोबार कर सकते हैं, और वो खुद भी एक कारोबारी खातून भी हैं, साथ में अपना एक बिजनेस भी रन करती हैं, तो वो किस तरह से मैनेज करती हैं तमाम चीज़ों को, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा राहिला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिला, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बात करने की कोशिश की कि ख़वातीन हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है, क्या वाकई हम सिर्फ ये किताबों के हद तक, लिखने के हद तक उनको अहम तो मानते हैं? इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो खातून का बेसिक किरदार है उसको हम कभी एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं? औरत को वो वाला मुकाम हासिल है मुआशरे में जिसकी बात की जाती है? नहीं, मैं बिल्कुल डिनाई करूँगी, औरत को मकाम हासिल नहीं है हमारे माशरे में। हालांकि हम जो एक मुस्लिम माशरे से हमारा ताल्लुक़ है, और सबसे ज़्यादा इस्लाम ने औरत को सबसे ज़्यादा हुकूक दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम जो है ना, औरत के काम को जो है ना, वो जो भी काम वो घर के लिए परफॉर्म कर रही है, जो भी काम वो कर रही है, जो अपना वक्त लगा रही है, टाइम इन्वेस्ट कर रही है, अपनी एनर्जी दे रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है, उसको हम जो है ना एज़ पर ग्रांटेड लेते हैं। उसकी औरत की जो जॉब है वो थैंकलेस कहलाती है, यानी उसने वो करना है, वो काम नहीं, उसने तो करना ही करना है। जी, ये कोई कानून बनाया हुआ है, शायद हम सब ने, हमारे माइंड में कोई कानून है कि उसने ये करना है, उसकी कोई पेमेंट नहीं है। इवन हमारे पास पेमेंट, एक एप्रिसिएशन के अल्फाज भी नहीं होते, तारीफ़ी अल्फाज भी नहीं होते कि हम तारीफ़ कर दें कि हाँ आप जो है वो इतने सारे काम कर रही हैं, एक नस्ल को परवान चढ़ा रही हैं। तो ये नस्ल को परवान चढ़ाना ये कोई इतनी आसान कहानी नहीं है, और घर को फ़रोग़ देना, घर में काम करना नॉट इजी जॉब। और जिस तरह से वो बच्चों की औलाद की तरबियत कर रही होती है, पूरे ख़ानदान को जोड़ के रखती है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है उसका। बिल्कुल, और अपने सास के बच्चे को पालना ये भी एक बहुत बड़ा काम अपने बच्चे को तो पाल लेते हैं, सास के बच्चे को पालना मुश्किल है। जी जी जी, बिल्कुल। दूसरों की नस्ल को भी वो परवान चढ़ा रही होती है और तरबियत दे रही होती है। तो उसकी कोई जॉब इतनी आसान जॉब नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है। अच्छा, जब घर से निकल के खातून एक स्टेप आउट करती है, जब घर से वो निकलती है मुआशरे में काम करने के लिए, बहुत सारी ख़वातीन जो है वो मुआशरे में, सोसाइटी में काम कर रही हैं। ये मुआशरा तभी आगे बढ़ेगा जब कहते हैं कि मर्द और ख़वातीन बराबर में कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के लिए हमारे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के काम कर सकती हैं, और काम करने के मौके कितने हैं ख़वातीन के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं इसको कहूँगी कि नहीं हमारे पास इतने मौके।
दूसरी बात ये है कि आगाही नहीं है ख़वातीन को कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, घर के बहुत से काम करने के अलावा वो क्या कुछ कर सकती हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया। और शायद हमारा इसमें, हमारी गवर्नमेंट का और हमारा अपना भी इसमें बहुत कसूर है कि हमने शायद उनको वो आगाही दी नहीं कि वो कितनी पावरफुल हैं, वो क्या कुछ कर सकती हैं। और अल्लाह ताला ने उनको, ज़रूरी नहीं कि उनके पास तालीम ही हो तो वो आगे बढ़ेंगी, इसके अलावा भी वो घर में बैठ के भी बहुत सारे काम कर सकती हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं, अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से चला सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल कर सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि उनको तरगीब दी जाए, कुछ इदारे कायम किए जाएँ, ट्रेनिंग दी जाए बाकायदा कि वो ये कुछ कर सकती है। अपने आप पे यकीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी है कि ये यकीन दिलाना कि इन तमाम कामों के अलावा जो खातून का अलॉटेड है कि ये काम करती हैं, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, आपने कहा कि अगर वो तालीम याफ्ता नहीं भी हैं माज़रत के साथ, तो वो फिर भी रेवेन्यू कर सकती हैं जनरेट, लेकिन तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? चूँकि आप तालीम के पेशे से वाबस्ता हैं, उस्ताद हैं, तो बेटी के लिए तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अगर मुझे चॉइस दी जाए ना, और मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है, और कहा जाए कि तालीम सिर्फ आप एक को ही दे सकते हैं आपके बजट में, तो मैं बेटी को तालीम दूंगी। उसकी रीज़न क्या होगी? उसकी रीज़न ये है कि उसने एक नस्ल को परवान चढ़ाना होता है, और नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए जो है वो तालीम याफ्ता तरबियत, तरबियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीम और तरबियत दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी तालीम जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो कभी भी कोई मुश्किल वक्त आएगा ना, या कोई भी ऐसी चीज़ होगा, उस तालीम के ज़रिए वो सर्वाइव कर सकती है, इस माशरे में सर्वाइव कर सकती है। ज़ाहिर है, तो तालीम औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा यह जाता है ना कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं आपको एक पढ़ी लिखी नस्ल, एक मुआशरा दे दूंगा। बिल्कुल 100% तो जब तक हम बेटियों के ऊपर इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बेटियों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हमारी जो माएँ हैं वो पढ़ी लिखी कहाँ से आएंगी? माएँ फिर तरबियत कैसी करेंगी? मैं उस तरफ अपने सवाल की तरफ आऊँगा, अपना जो टॉपिक है आज का, कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है हमारे, आप जिस तरह से आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ ख़वातीन के लिए, फिर भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप क्या समझती कि किस तरह के कारोबार ऐसे हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, घर में फैमिली को साथ लेके चलने के साथ साथ बच्चों को परवान चढ़ाने, उनकी तरबियत जो बात की आपने, तो ऐसे कुछ मौके तो होंगे जिनकी हम निशानदेही कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो खातून को जो है ना टाइम मैनेजमेंट की पावर दी है। ओके। जो मेल्स में कम होती है और ख़वातीन में ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। तीसरी चीज़ है पेशेंस। और ये जो है ना बिजनेस चलाने के लिए ना ये 3 गुर आने बहुत ज़रूरी हैं जो ख़वातीन में मौजूद है। ये तो बेसिक्स है, ये बहुत स्किल्स है, ये जो स्किल है ये अगर ये चीज़ है आपके नेचर के अंदर, आपकी साइको के अंदर है, तो आप बहुत अच्छी तरह से बिजनेस को रन कर सकती हैं अपनी इन 3 खुसूसियात की वजह से। तो कौन कौन से ऐसे मौके हैं, कौन से ऐसे, जैसे आप एक बिजनेस कर रही हैं, आप कैसा बिजनेस कर रही हैं, उसको किस तरह से आपने स्टार्ट लिया? आपके माइंड में भी आया होगा ना कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए, इस बिजनेस से जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके मुझे जो है ना वो माशरे में रोजगार अच्छा। देखिए सरवर साहब, इस वक्त तो मार्केटिंग में और इन चीज़ों में तो ख़वातीन हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें तो बात उनकी करनी चाहिए ना कि जो घर में बैठी हुई है और उन्हें नहीं पता कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। सही, इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना, ये वाली। नहीं तो आप जो निकली, आपने भी तो सोचा ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो जी। कैसे आपके माइंड में आया और आपने फिर जो है ना क्या बिजनेस है जो स्टार्ट किया? असल में एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है ज़ूलॉजी में, और मेरी जो स्पेशल फील्ड है वो एंटोमोलॉजी है। ओके। और इसके अलावा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो मास्टर्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से, दोनों चीज़ें। तो ये बड़ी हेल्पफुल थी। अब जब ये कोविड आया ना, मैं तो सिर्फ टीचिंग के शोबे से ही वाबस्ता थी। सही। और लेकिन जब ये कोविड आया तो ज़ाहिर फाइनेंशियली जो है वो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना हुआ, ना सिर्फ मुझे बल्कि जितने भी टीचर्स जो हैं वो उन सबको ये जो है वो मसाइल इनका सामना हुआ। सैलरीज वक्त पे नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि हमारे पास एक से ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए, और ये स्किल थी मेरे पास। इसकी अवेयरनेस भी थी मेरे पास, ये एक्सपोजर भी था इसका मुख्तलिफ कंट्रीज़ का। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी कंपनी जो है वो यहाँ पे रन करूँ। हालांकि लोगों ने मुझे बड़ा डराया कि ये तो मेल डोमिनेटेड समझिए फील्ड है और इसमें तो कोई पाकिस्तान में कोई ख़वातीन है नहीं एज सच। सही। शायद आप चंद गिनती की हो तो हो, जो मेरे इल्म में नहीं है बहरहाल। लेकिन ये कि आप इसमें जा रही हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, और सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा मसला होगा कि ख़वातीन तो छिपकलियों से डरती हैं, चूहों से डरती हैं, वो कैसे ये काम परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये ज़ाहिर एक मिथ भी थी। तो उस सूरत हाल में काम करना मतलब अपने मुल्क में थोड़ा सा मुश्किल है, और मेरे बहुत सारी ख़वातीन के लिए ये मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप एक इरादा कर लें, पुख्ता इरादा कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत से काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपने फिर कैसे स्टार्ट लिया काम का, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट लिया, फिर जो ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हो सकती हैं, आपके बिजनेस को देखते हुए वो भी उस तरफ जा सकती हैं।
सबसे पहली बात ये है कि मैंने गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी, और मुझे ऐसी कई मतलब यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट कंट्रोल कंपनी से जो है वो पेस्ट इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आती थी। मेरे पास डिग्री तो थी, लेकिन एक चीज़ और चीज़ चाहिए होती है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं, क्योंकि आप जहर के ऊपर काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ना कोई लाइसेंस, ना कोई ट्रेनिंग, किसी किस्म की कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। उस सूरत हाल में किसी भी औरत का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हाँ, मैं सीखती गई। बात वही थी कि कामयाब औरत के पीछे जो है वो बाज़ दफ़ा कामयाब औरतें भी होती हैं, पीछे औरत का हाथ भी होता है, मर्द का भी हाथ होता है। तो मैं यहाँ पे करने वाली कोई जो है ना वो हाथ होना चाहिए उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसमें कई उनके मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, बहुत रहनुमाई की मेरी, और जहाँ जहाँ मैं अटकती थी, जहाँ मुझे ज़रूरत होती थी गाइडलाइन की, वो मुझे दी जाती थी। तो मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये मौके हर एक को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। ये तो देखिए गवर्नमेंट के काम है ना, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना, और ये वो तो जो एम्पावरमेंट की बात, गवर्नमेंट्स में बहुत सारी जगह से सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, लेकिन वो वहाँ बातें होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, उसके लिए कोई एग्जीक्यूशन शायद होती हो, नज़र तो नहीं आती है। तो जब तक कोई सेमिनार से रिजल्ट नहीं निकलेगा, ख़वातीन को फुल मोटिवेट नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो तब तक तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना। बिल्कुल मुश्किल है भी, लेकिन अब हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि जिस वक्त कोविड आया था ना, तो जिस जगह मैं रहती हूँ तो वहाँ पे शावर किया जा रहा था क्लोरीन वाटर का। आपको पता है क्लोरीन के दायरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं ऐसे, जो जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वो खुलेआम जो है, कोई तरबियत नहीं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, वो खुलेआम शावर कर रहे थे। वहाँ पे फल भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ख़वातीन भी थी, सब पे वो पानी जो है वो जा रहा था। और बल्कि आपने मॉल्स वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे वो क्लोरीन वाटर लेके खड़े होते थे। जिस ज़माने में ये इस पैंडेमिक का ज़्यादा जोर था उस ज़माने में, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर क्लोरीन वाटर को अगर आप डायरेक्टली जो है स्किन के ऊपर जो है वो आप स्प्रे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर स्किन रैशेज हो जाते हैं। अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस वगैरह है, उसके लिए वो बड़ी ख़तरनाक है। तो वहाँ पे फिर मैंने गवर्नर सिंध वगैरह वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो वो आवाज़ उठाई कि जिस तरीके से ये शावर कर रहे हैं लोगों के लिए, कोविड तो शायद इतना नुकसानदेह ना हो जितना ये क्लोरीन वाटर और ये तमाम चीज़ें वक्त से पहले ही इनको ख़त्म कर देगा। और ज़ाहिर है उसके असरात जो वो फलों पे भी हैं, सब्जियों पे भी हैं, इंसानों के ऊपर भी हैं। तो इस तरह की कोई अवेयरनेस नहीं है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि हो क्या रहा है। ये हुकूमत की एक बहुत, मतलब हुकूमत को इस पे काम अप करना चाहिए। उस वक्त असल में मेरे ख्याल में कोई इस तरह की रिसर्च और वो उस तरह से नहीं थी, तो उस वक्त तो इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें जो है ना वो की जा रही थी कि नहीं, किसी तरह से कोविड से निपटा जा सके। हाँ, एक्चुअली इसमें जो था ना वो WHO रिकमेंडेड, यानी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं, हंगामी बुनियादों पे ना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शावर करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि किस तरह से आपने शावर करना है, उसका एंगल किस तरह से रखना है। तो वो चीज़, उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी जो लोग कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है इस इंडस्ट्री को, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल देखते हैं जो मौसम चल रहा है, स्पेशली बारिश के बाद सीज़न ऐसा चल रहा है, आम का सीज़न है, मक्खियाँ, मच्छर और ये वो आपके घरों में, तो ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पेस्ट कंट्रोल की जब आपने बात की तो ये अच्छा, ये सिर्फ आम की बात ना करें, बल्कि जितना हमारे यहाँ पे, आपको तो मालूम है कि सफाई का जो है कितना फुकदान है, बड़ा नाकस निज़ाम है, तो वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं है। अच्छा, जितने भी कीड़े होते हैं ना, खासतौर पर मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये तो पैदा ही गंदगी की पैदावार है। जितनी गंदगी होगी उतनी ज़्यादा इनकी अफजाइशी नस्ल जो है वो ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि इनका जो मैगेट्स हैं, इनके जो लार्वे हैं, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जो फ्लाइज वगैरह ये कितनी ख़तरनाक है, कितनी सारी डिजीज़ को जो है ये एज ए कैरियर जो है वो लेके जा रही होती हैं, ट्रांसमिट कर रही होती हैं। क्योंकि जिस गंदगी पे ये बैठती हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी मौजूद है, वहाँ पे फंगस भी मौजूद है, फंजाई भी मौजूद है, वहाँ पे पैरासाइट्स भी मौजूद है, और कुछ बीमारियाँ जो हैं वायरल, वो भी उनके जरिए ही ट्रांसमिट होती है। मैडम, ये आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, तो यहाँ ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर, किस तरह से हम काम कर सकते हैं। और ख़वातीन को ये बेसिकली बावर कराना चाहिए कि उनको सोसाइटी में शायद वो वाली चीज़ें या वो वाली सहूलतें नहीं मिल पाएंगी, उनको खुद अपने बलबूते के ऊपर काफ़ी कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज इसी तरह से एक कामयाब खातून जो कि टीचर भी हैं, अपना एक बिजनेस भी रन कर रही हैं, उनके साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त सफाई के ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से लौट के आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने बात की थी कि स्पेशली सफाई के हवाले से जो है ना हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फुकदान है। अगर हम सफाई के ऊपर फोकस कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जिस तरह से पेस्ट कंट्रोल एक बड़ा अहम जो है ना वो बिज़नेस जिसकी तरफ हाईलाइट किया, इशारा किया मैडम राहिला ने। और हम देखेंगे कि सफाई से अगर हम बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं तो वो कैसे बढ़ते हैं। मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले आप सफाई के बारे में बता रही थी कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इनसे बचा जा सकता है। हम पेस्ट कंट्रोल से बहुत सारी जो इंसेक्ट्स हैं इनको भी किल कर सकते हैं। तो कैसे, मतलब ये किस तरह से हमारी जो ये खास करके स्पेशली मच्छर मक्खी जो है वो किस तरह से बीमारियों का जो है ना वो बायस बनते हैं। सबसे अहम चीज़ है गंदगी। अगर सफाई का फुकदान है तो ये इनकी अफजाइशी नस्ल ज़्यादा होगी, ठीक है। और होता ये है कि ज़ाहिर है वहाँ पे आपको पता है गंदगी है, जो भी हम खाने पीने की चीज़ें बाहर डाल रहे होते हैं उससे मक्खियाँ जो है वो ज़्यादा उनकी अफजाइशी नस्ल होती है। और फिर क्या होता है कि उनके जैसे फॉर एग्जांपल पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है और कुछ सूरतों में वायरस वगैरह भी है, वो उनकी बॉडी के साथ जो है स्टिक हो जाते हैं। अब अगर हमने अपने घर के अंदर फूड जो है वो खोल के रखी हुई है, ठीक है, ओपन रखी हुई है, जो कि हमें ढाँप के रखना चाहिए, तो वहाँ पे अगर वो बैठती हैं तो उन अंडों को, उन चीज़ों को वो ट्रांसमिट कर देती हैं। और फिर जब हम उसको जब उसको हम खाते हैं अपनी ग़िज़ा के साथ, ग़िज़ा के तौर पे, तो वो हमारी बॉडी में पहुँचती हैं। तो इस तरह से हमारी कई डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माजरत फूड पॉइजनिंग बहुत मेजर इशू है और ये फैलता भी ज़्यादातर एक तो डिकेट फूड से, और दूसरा जो है ये जो मक्खियाँ जो ट्रांसफ़र कर रही हैं जरासीम, उनके ज़रिए डायसेंट्री, एमीबिक डायसेंट्री, पेचिश वगैरह, टाइफॉइड, कॉलरा, ये सारी जो है वो इसके जो कैरियर हैं, बेसिक कैरियर ही आपके पास फ्लाइज हैं। और इसकी रीज़न क्या है? गंदगी है। अब उस चीज़ से अगर आपने उसको कम करना है, उसकी जो भी है, तो घर में बहुत अच्छी सफाई रखें। जो भी फूड चीज़ें हैं, जो फूड वगैरह है, उसको ढक के रखें। पानी है उसे ढक के रखें, क्योंकि वो ज़ाहिर है आप उसको खाते हैं पीते हैं तो ज़ाहिर है वो बॉडी में आपके पास जरासीम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो। एक तो ये रोकथाम हो सकती है। दूसरी कि घर की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ आप रहते हैं ना उसके इर्द गिर्द की सफाई भी आपका फ़र्ज़ है। मोहल्ले की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें आप कचरा अगर आप डाल देंगे, जो भी गली सड़ी चीज़ें हैं, कचरा है, सब्ज़ी है, फ्रूट्स वगैरह हैं, उसको अगर आप ऐसे ही ओपनली डाल देंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे करते हैं, थैली में डाला और घर से बाहर फेंक दिया। हाँ, और बहुत अच्छा सा निशाना भी उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, जहाँ वो डालना चाह रहे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मुसाफिर किसी न किसी के लग जाता है वो। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे ज़ाहिर है एक आप उनको मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि आइए बैठिए, अपनी अफजाइशी नस्ल को बढ़ाइए। तो इस चीज़ का जो है ना हमें तदारुक करना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द की जगहों को भी साफ़ रखें, जो हमारी जिम्मेदारी है ज़ाहिर है महल्ले की, और घर को ख़ासतौर पे बहुत साफ़ रखें। और जैसे अभी मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो ख़ास तौर पे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ़िनाइल है, फ़िनाइल की गोलियां वगैरह आप यूज़ करें। इसी तरह से इसका पोछा जो है वो आप मॉप वगैरह जो है वो लगाएं। घर में अच्छी तरह से सफाई रखें। कहीं पर भी पानी या गंदगी या ऐसी चीज़ जो घर के अंदर ख़ास तौर पे वो ज़्यादा देर तक ना हो। और जो भी आप कचरा वगैरह है ना उसको हमेशा उसको लॉक कर दें। कचरे को जो है वो एयर टाइट रखें हमेशा। अच्छा मैडम, मैं आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हुए मैं ये एक सवाल और नाजरीन के लिए बड़ा अच्छा होगा, ये जो लाल बेग और इस तरह की चीज़ें घर में हो जाती हैं, इसको बचाने के लिए फिर कौन सा स्प्रे, कौन सी चीज़ें जो है ना वो यूज़ की जा सकती हैं? इसमें जो है ना ये घरेलू टोटकों से भी जा सकते हैं या सिर्फ इसके ऊपर जो है ना कोई स्प्रे करना पड़ेगा? घरेलू टोटकों से भी जा सकता है बिल्कुल। अगर मैं बल्कि एक जेल भी तैयार करती हूँ, मैं देती हूँ, उसमें पेस्टिसाइड जो लोग नहीं कराना चाहते तो फिर उस जेल के ऊपर जा सकते हैं। घरेलू टोटकों से तो होता है, लेकिन अगर उसकी इन्फेस्टेशन आबादी इतनी ज़्यादा है तो उसके लिए आपको स्प्रे कराना ज़रूरी है। पेस्टिसाइड का यूज़ करना ज़रूरी है। पेस्टिसाइड का यूज़ तो खतरनाक नहीं होता? घर में बच्चे, छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो घर के अंदर पेस्टिसाइड का जब आप स्प्रे करेंगे तो उससे फिर कैसे उनको सेफ कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने घर में सफाई नहीं की हुई है ना तो खाने पीने की चीज़ों को ऐसे ही आपने छोड़ दिया तो समझ लें कि लाल बेग की इन्फेस्टेशन तो बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आपके पास कोई, या तो आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, बहुत ज़्यादा सफाई करें। अब आपने जब एक चीज़ जो है वो एक चीज़ आपके घर में प्रोड्यूस हो गई है तो वो जो लाल बेग है ना, जो वो भी तो खतरनाक है ना। हाँ बिल्कुल, वो भी तो बहुत सारी बीमारियां ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि आपको पेस्टिसाइड, ये कि अगर इको फ्रेंडली हम लेते हैं पेस्टिसाइड और अच्छी कंपनीज का लेते हैं और उसको प्रॉपर वे में जो वो फ्यूमिगेट करते हैं घर को, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जब फ्यूमिगेशन होती है तो उस वक्त जो है वो घर को हम एम्प्टी कर लेते हैं 8 से 10 घंटे,
और जब तक हमारा जो पेस्टिसाइड है वो वॉल्स में जो वो पेनिट्रेट हो जाता है, फिर वो नुकसानदेह नहीं रहता, बल्कि जो आपकी कीड़े मकोड़े जो घर में और दूसरे भी हैं उसका भी खात्मा हो जाता है। तो एक तरह से दोनों देख के करना चाहिए हमेशा। अच्छा, ये जो फ्यूमिगेशन का बिजनेस आपने बताया, ये खवातीन के लिए कितना सूटेबल है? जो खवातीन की एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, आपने भी ये जब डिसीजन लिया, तो क्या ये फ्यूमिगेशन का बिजनेस खवातीन कर सकती हैं, इजीली कर सकती हैं? बिल्कुल इजीली कर सकती है, मैं कर रही हूँ ना। मैं बहुत से कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुली कर रही हूँ। मैंने बताया ना, देखिए खवातीन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, कन्विंसिंग पावर। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा हर इदारे में खवातीन जो है ना वो ज़्यादा दिलो जान से काम कर रही होती हैं। अच्छा, डेडिकेटली नहीं काम करती हैं। अच्छा क्या मतलब, आपने देखा नहीं है क्या? नहीं, आपसे सुनने को मिल रहा है। देखिए द फीमेल्स आर मोर हार्ड वर्कर एंड डेडिकेटेड। नहीं, वो तो मर्द भी काम करते हैं, मर्द सारा दिन बेचारे काम करते हैं, तो वो क्या थैंकलेस हो जाते हैं? क्वालिटी वर्क की चले हम बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो फीमेल्स में है ये चीज़, अल्लाह ताला ने उनको कुदरती तौर पे इस तरह बनाया है कि बड़ी डेडिकेट होती हैं अपने काम से ना, तो फिर यहाँ पे उनकी वो कन्विंसिंग पावर, हर चीज़ को परफेक्टली करने की कोशिश, तो वो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल सर्वाइव कर सकती हैं। नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, पेस्टिसाइड की नॉलेज होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो नहीं है, तो उनकी मौजें हैं यहाँ पे, कर सकती हैं काम, बिल्कुल एक फीमेल काम कर सकती है। आपने कहा कि खवातीन फ्लेक्सिबल होती हैं, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है खातून की कि अल्लाह की तरफ से है कि वो एक माँ है तो उसका और रोल होगा, बीवी है, बेटी है, बहन है, तो जो खवातीन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इससे उनको बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? डिपेंड करता है। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हर कहीं नुकसानदेह है। ओके, एक खवातीन को अपनी बाउंड्री लाइन ज़रूर खींचनी चाहिए जो कोई भी क्रॉस ना कर सके। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि बहुत से लोग आपको यूज़ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत मोहतात रवैये की ज़रूरत है। जो मोहतात रवैया है ना, आपको आने वाले बहुत सारे तो समझ जाती है पहले से, वो तो सिक्स सेंस तो उसकी बहुत तेज होती है। बिल्कुल, देखिए जो भी खवातीन आ रही है ना यहाँ पे, तो समझे कि आप एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत से कानून अपने लिए बनाने पड़ेंगे। सही। और वो कानून दूसरे लोग समझ जाते हैं कि हाँ हम इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अभी डिपेंड करता है, उन्हें पता होना चाहिए कहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है और कहाँ पे आप कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं ये पता होना चाहिए। यानी कि उसको कहीं पर तो आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, सही, डिपेंड करता है, लेकिन हर औरत को ये पता होना चाहिए कि उसको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, कहाँ पर उसको स्ट्रिक्टनेस दिखानी है। हाँ, कितनी इंटेंसिटी फ्लेक्सिबिलिटी की हाई और कितनी जो है वो कम होती है। एक औरत को जो है वो मेरा ख्याल है स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अच्छा, आपने जहाँ स्टिकनेस की बात की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, तो औरत एक अच्छी मार्केटर हो सकती है, अच्छी मार्केटिंग जो है ना वो औरत कर सकती है। बिल्कुल हो सकती है। खवातीन खूबसूरत होती हैं, बोलती बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह, और कन्विंसिंग पावर होती है और अपना काम बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करती हैं और बिल्कुल मार्केटिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा सूटेबल है खवातीन जो है। तभी ज़्यादातर जो भी खवातीन लोगों ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, CSR डिपार्टमेंट में, या जो खवातीन ही ज़्यादा, कॉल सेंटर्स पे भी आप देखें तो खवातीन होती है। तो ये खवातीन जो बिजनेस करने के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, खास करके स्पेशली आज आपने फ्यूमिगेशन का एक पॉइंट रखा कि इस फील्ड में जा सकती हैं, तो कॉर्पोरेट कल्चर में जाके जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की आप भी बात कर रही हैं, तो कम्पीट किस तरह से करेंगी अगर उनके पास नॉलेज, ये वो सारी चीज़ें नहीं होंगी और प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से तो स्पोर्ट है नहीं जो नजर नहीं आती है, तो वो फिर कंपटीशन में कैसे आएंगी? आप जैसे एक बिजनेस रन कर रही हैं तो और भी बहुत सारी फ्यूमिगेशन की कंपनीज होंगी, तो आपको कंपटीशन में कितना उनके साथ जाना पड़ता है? देखिए मैं बताऊं आपको, ये दौर किसी हद तक बहुत आसान भी है और बहुत हद तक मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब के जरिए भी सीख सकते हैं। ओके, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जो है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना, यूट्यूब मौजूद है, उस पे सारे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके, जब मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिलती थी, मैं यूट्यूब से ही बहुत बड़ी बड़ी जगहों से सीखती थी। मैं बहुत से चैनल्स होते हैं, तो ये ज़रूर ख़वातीन को बहुत सारी स्किल्स जो है ना, वो चाहे मार्केटिंग हो, इसके अलावा भी वो यूट्यूब जो है ना उनके लिए एक बहुत अच्छा चैनल है। ये तो स्किल्स देख ली उन्होंने, अपने प्रोडक्ट के हवाले से सारा कुछ कर लिया। अप्रोच करना, रेफरल सिस्टम हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, जब तक आपके पास रेफरेंसेस नहीं होंगे आप शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो रेफरल या रेफरेंसेस, अच्छे रेफरेंसेस होना कितने ज़रूरी हैं? आपने तो ये विटनेस किया होगा ना जब मार्केट में आप निकली तो। जी बिल्कुल, रेफरेंस जो है ना वो बड़ा मैटर यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे वाकई आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि काबिलियत से ज़्यादा जो है ना रेफरेंस पे काम हो जाता है, और जो बहुत काबिल बच्चियाँ हैं और ख़वातीन हैं वो पीछे रह जाती हैं, रेफरेंस के ऊपर काम हो जाता है। हाँ, इस चीज़ को ज़रा हमें कम प्रमोट करना चाहिए।
तो मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में खवातीन को अपनी जगह बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं से रेफरेंस कहीं ना कहीं से जो है ना वो आना पड़ेगा। जगह बनाने के लिए स्किलफुल होने की जरूरत है। नहीं, स्किलफुल तो वो तब होगी ना जब कहीं जाएगी, बताएगी अपने प्रोडक्ट में, पहुंच ही नहीं पा रही है कहीं पे, उसको एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो फिर बेचारी कैसे दिखाएगी अपनी स्किल्स को। ये एक रेफरल सिस्टम बड़ा हमारे जो है ना वो भी बहुत नुकसानदेह है। ये बात है कि हमारे बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं जो मेरिट पे आ सकते हैं, मेरिट सिस्टम होना चाहिए। मेरिट तो हमारे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि माशाल्लाह से कितना अच्छा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्राइवेट में कितना अच्छा मेरिट है। एक खातून जो घर में बैठी हुई है वो आप समझती हैं कि इतने सारे रोल प्ले करने के बाद भी, माँ, बहन, बेटी, बहू, घर में इतने सारे कामों के बावजूद भी उसके पास टाइम बच सकता है कि वो निकल के कुछ काम कर सके? खवातीन तो सबसे ज़्यादा गुड टाइम मैनेजमेंट होती है उनके अंदर, सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट तो खवातीन में ही होती है अगर मैं समझती हूँ, और कुदरती तौर पे होती है, नेचुरली होती है। नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो है, लेकिन इतना टाइम तो 24 घंटे ही है ना उसके पास बेचारी के। छोटे बच्चे भी हैं, उनको ट्यूशन भी, कोचिंग भी, घर की मासी, आया, ये भी सब बनेगी, फिर एक डॉक्टर भी बनी हुई होगी, उनके चेक भी करेगी कि बच्चों को क्या मसला है, फिर वो सास के बच्चे की जो आपने स्टार्ट में बात करी थी उसकी भी निगहदाश्त ख्याल उसका भी रखना है, फिर वो धोबी भी बनेगी, प्रेस भी करेगी, तो टाइम तो मेरे ख्याल में बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो खास करके सिंगल पेरेंट है, मैं उनकी अगर बात करूँ, एक खातून है, उसको बच्चों को भी देखना है, बाहर को भी देखना है, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ख़वातीन ज़रूरी नहीं कि वो सिंगल पेरेंट ही हों, कितनी ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं, क्योंकि अब वो हालात तो नहीं रहे कि एक शख्स जो है वो कमाए, और माशाल्लाह तालीम जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा है, वो निकल रही हैं, बहुत अपनी सहूलत के हिसाब से वो उसी तरह की जॉब्स कर रही हैं और घर को भी मैनेज कर रही हैं, साथ साथ अपने बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं। अब आपने बात की सिंगल पेरेंट की, तो सिंगल पेरेंट के लिए पाकिस्तान में तो किसी किस्म का कोई ना तो कानून बना हुआ है कि उनको जो है वो रिलैक्स दिया जाए, क्योंकि होता ये है कि ये हमारे यहाँ जिस तरह से अगर जो सिंगल पेरेंट है, कोई बेवा है या डिवोर्स हुई भी है या खुला याफ्ता है, तो वहाँ पे अमूमन जो मेल्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा करते उस सूरत में। और ये एक डायलेमा है हमारी सोसाइटी का ना, और मतलब इस तरह के कानून ही नहीं बनाए गए कि उनको गिरफ्त किया जाए या कुछ किया जाए या उनको पाबंद किया जाए। तो उस सूरत में ये होता है कि हुकूमत को कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बनानी चाहिए, ख़ास तौर पे इन ख़वातीन के लिए जो तालीम याफ्ता भी हैं, जो काबिल भी हैं, कुछ करना भी चाहती हैं, इस माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अगर उनके पास बैकअप नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वो अपनी काबिलियत को कैसे बरूए कार लेकर आएँ? हाँ, उनके रिसोर्सेज भी नहीं है, फाइनेंशियल भी उनके पास जो है ना वो नहीं है। मतलब हमारे मुल्क में जो है ना उनके लिए कोई लॉ ज़रूर बनना चाहिए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए कि वो अगर अपने बच्चों को पाल रही हैं तो स्कूलिंग सिस्टम में डिस्काउंट होने चाहिए, इसी तरह से हॉस्पिटलाइजेशन है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनको ख़ास तौर पे उनका कोटा होना चाहिए कि क्योंकि वो करना चाह रही है ना। और ज़ाहिर है, देखें, एक अच्छी नस्ल अगर एक औरत परवान चढ़ा रही है तो उसमें भी हमारे मुल्क का तो फ़ायदा है। मुल्क का फ़ायदा तो है ना, लेकिन फ़ायदा मुल्क का कौन सोच रहा है? मुल्क का फ़ायदा अगर सोचते तो हम आज इस हालत में होते, फिर तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत होती। मैडम, इस वक्त मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन की जो इम्प्रूवमेंट है, एम्पावरमेंट है, वो कैसे हो सकती है। ख़वातीन को हम किस तरह से बराबरी के हकूक़ की बात तो की जाती है, तो क्या वाकई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ख़वातीन को वो मकाम हासिल है? अगर कोई मजबूरी में खातून घर से बिज़नेस करने के लिए, जॉब करने के लिए निकलती है, तो क्या उसको बराबरी का ट्रीट किया जाता है? बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, बिजनेस की जो फील्ड है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज, जिसकी मैंने जिस तरह से रेफरल सिस्टम की बात की कि अगर उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उस तरह से शायद पेनिट्रेट भी नहीं कर पाती, उसको वहां तक अप्रोच नहीं होती जहां तक बाकी के कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग बैठे हुए होते हैं। तो यकीनन ये एक फ्यूमिगेशन के बिजनेस की, जैसे मैडम ने एग्जांपल दी, ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए क्या सिर्फ एक घरों तक महदूद रह जाएगा या कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी इसको लेके जाया जा सकता है? उसके लिए आपकी अपनी स्किल्स, आपकी अपनी डिग्री और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोई लाइसेंस या कोई इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो फ़ायदा उठा के आगे जा सके। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे, यहीं से स्टार्ट लेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से आज हम बात कर रहे थे ख़वातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर, और ख़ास करके स्पेशली जिस तरफ मैडम सईदा राहिला ने पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट को स्पेशली इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली कितना किया जा सकता है? इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की तादाद है वो तकरीबन मर्दों से ज़्यादा है, 50% से ज़ायद हम बात करते हैं,
और 65% से ज़्यादा यूथ रखने वाला ये मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस में है, इसमें ख़वातीन का आगे बढ़ के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ख़वातीन को हम प्रमोट नहीं करेंगे, बियॉन्ड दी बॉर्डर्स बैठ के IT के बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं और बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं कि जो ख़वातीन हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो लिटरेट हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो छोटे छोटे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट होता था या प्रोजेक्ट्स इस तरह के छोटे छोटे हैं, उसमें कितना ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं मैडम राहिला की तरफ चलूँगा। मैडम, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं है हमारे घर में मौजूद हैं, बहुत सारी तो ख़वातीन खाना बना के उसको ऑफिस में सप्लाई दे रही हैं, बहुत सारी IT की तरफ भी हैं, कितने ऐसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर? तो करें, गवर्नमेंट के क्या रोल होने चाहिए? बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट किसी भी सतह पे सपोर्ट नहीं कर रही है, ख़ासतौर पे ख़वातीन को। देखें सरवर साहब, ये जो बेनज़ीर प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम और इस तरह के कई प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं और लोगों को भिखारी बना रहे हैं और लाइनों में लग के वो राशन हासिल कर रहे हैं या इस तरह की चीज़, उससे ज़्यादा बेहतर ये कि ख़वातीन को स्किलफुल बनाया जाए। और स्किलफुल बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर्स लाजमी तौर पर जो है ना वो कायम करने पड़ेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि टीम्स बनाएं, आप उनको तरगीब दें, उनको मोटिवेट करें कि वो इस माशरे का एक फंक्शनल यूनिट है, अपना किरदार उनको अदा करना है। ठीक है, तब तो मतलब ज़ाहिर है ख़वातीन की तादाद भी ज़्यादा है तो पाकिस्तान आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो ख़वातीन को आगे लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएँ, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएँ, और अगर वो बिज़नेस वगैरह करना चाहती हैं तो उनको जो है वो फाइनेंशियली जो है उनको सपोर्ट किया जाए, उनको लोन जो है वो अप्रूव किए जाए, ताकि वो अपने बहुत से उनके पास आइडियाज़ हैं जिसमें वो काम कर सकती है। बेसिकली प्रमोट किया जाए कि आप एक वो बना दें कि भाई आपसे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खरीद लेगी, आप जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं वो प्रोडक्ट बनाएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेल करें, जो पैसे आप वैसे फंड्स की सूरत में और उसकी सूरत में आप रखते हैं वो आप इधर यूज करें। बिल्कुल, आप देखें ना, चाइना की मिसाल है, इंडिया की मिसाल है, बांग्लादेश की मिसाल आप ले सकते हैं। वहाँ ख़वातीन जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उन्होंने खोली हुई है, घर में बैठ के वो बहुत से काम कर रही हैं। तो आप सिखाएं तो सही, ये काम हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि ख़वातीन को मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि डरना छोड़ दें। अच्छा, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो ये डर कैसे निकल सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट है, डर कैसे निकल सकता है? डर ये है कि देखें, जितने आप स्किलफुल होंगे ना, अपनी कुछ बाउंड्रीज जो है ना वो बना लें, और मेहनत, ये तमाम चीज़ें करने के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म तो हो, कहाँ मेहनत करेंगी वो? सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज है। उसी पे तो बात कर रहे हैं इतनी देर से कि भाई हुकूमत कुछ तो करे। हर खातून तो आगे नहीं बढ़ेगी, हर एक में तो ये चीज़ नहीं है। हर तो यानी जैसे मैंने अगर ये इक़दाम लिया है, एक ऐसी मेल डोमिनेंट फील्ड का इंतखाब किया, तो हर औरत तो ये नहीं कर पाएगी ना। वो तो डरती रह जाएगी। उनके लिए तो हमने काम करना है ना। उनको प्लेटफॉर्म कौन मुहैया करेगा? ये हुकूमत मुहैया करेगी ना। इंडिविजुअली अगर मैं अगर किसी की हेल्प करती हूँ तो ज़्यादा एक की कर दूंगी, दो की कर दूंगी, लेकिन ये तो मुल्क की सतह पे काम करना ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस पर हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत को बहुत सारे प्लान्स जो है वो तैयार करने चाहिए, और बजट उनके लिए ख़ास तौर पे रखना चाहिए ख़वातीन के लिए कि भाई आपने उनको प्रमोट करना है, उनको जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगा सकें, स्मॉल बिजनेस जो है वो कर सके। बहुत सारी ख़वातीन जो है बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं दूसरे मुल्कों में। आजकल ये ट्रेंड देखा भी है कि ऑनलाइन कपड़ों का जो है ना काम वो ख़वातीन काफ़ी कर रही हैं। हाँ, आप मुल्क से बाहर भी जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं ये चीज़ें, लोग पसंद करते हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कपड़ों को तो लोग बहुत पसंद करते हैं। ख़वातीन है माशाल्लाह, बहुत माहिर हैं, उनको आगे बढ़ाइए, देखिए फिर आपका मुल्क कितना रेवेन्यू जनरेट करके देंगी यही ख़वातीन। लेकिन वो तो करके देंगी, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं, खास करके स्पेशली जिसकी महंगी बिजली की बात की जाती है, हमारी प्रोडक्ट जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वही इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो उसी पर तो मैंने बात की है कि हुकूमत को जो है वो अपने प्रोग्राम्स बनाने चाहिए ऐसी ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे प्लान्स तैयार करने चाहिए। वो ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं उनको जो है वो फ्लेक्सिबल और आसान इक़्तिसाद में या आसान जो है उनके लिए प्रोग्राम बनाए जाए, ताकि वो इजीली उसको अफोर्ड कर सकें। लोन दिए जाएं, उनको जो है ना वो सपोर्ट किया जाए, जिनके साथ फाइनेंशियली मसला है लेकिन वो स्किलफुल ख़वातीन है तो उनको सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, इस माशरे का बहुत अच्छा अहम माशरे में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अच्छा मैडम, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हात की तरफ हम लोग,
आप इस वक्त क्या समझती हैं कि जो खातून है घर पे बैठी है उसको क्या मशवरा देंगी कि आप किस तरह से, जो डर की बात की कि डर से आगे जीत है, उस डर से निकलने के लिए आप क्या कोई उनको बुलेट पॉइंट देंगी, क्या उनको गाइड करेंगी कि किस तरह से वो डर से निकलें, उस खौल को तोड़ें कि मैं नाकाम हो जाऊंगी? नाकामी का जो डर और खौफ होता है कि या रिश्तेदारों में लोग क्या कहेंगे कि ये बाहर निकल के अब खातून काम कर रही है, या इनके घर के हालात ऐसे हो गए हैं कि इसको काम करना पड़ रहा है, ये भी एक माइंड में जो है ना वो एक वो होता है। तो ये क्या मशवरा देंगे आप हमारी माँ बहनों को? मैं इस पर एक नज़म सुनाना चाहूँगी आपको, और ये मेरी सब प्यारी बहनों के लिए हैं जो घर में बैठी हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें अपने आप पे यकीन की ज़रूरत है। यकीन की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ना लोग, बल्कि मैं आपको सुनाती हूँ कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो खो भी सकता है, इस राह में रहज़न हैं इतने, इस राह में रहज़न हैं इतने, कुछ और हो भी सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो वो लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त का। आप तशरीफ़ लाईं और आपने अपने एक्सपीरियंस से जो है ना वो आज की ख़वातीन को बताने की और समझाने की कोशिश की। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट किस तरह से एम्पावर किया जा सकता है और वो मुआशरे में कितना अहम पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं। जिस तरह से मैडम ने एंड पे अपने पैगाम में कहा कि अगर आप अपने डर से, अपने खौल से निकलेंगी तो ही आप कोई ना कोई मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो डर से निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल घर की सारी बाउंड्रीज, हदूद पार करके आ जाएं कि नहीं जी मुझे तो बिज़नेस करना है। आपको पहले स्किलफुल होना पड़ेगा। आपको पहले, सबसे पहले अपने अंदर आपको डिसीजन लेना होगा, विल पावर लानी होगी कि मुझे ये काम करना है। सबसे पहले आप उसकी रिसर्च करें, R&D करें, जो भी काम आप करने के लिए निकलनी है। ये जो आप एक्सपीरियंसेस लोगों के यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर और आप अपने इर्द गिर्द में सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, उसके ऊपर आप अपनी रिसर्च करें। बहुत सारे लोगों ने घर पर बैठ के खाने पकाने का काम स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारी ख़वातीन दस्तकारी का काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे काम, ऑनलाइन कपड़ा बेचती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ट्यूशन पढ़ा लेती हैं, घर में अपने जो है ना टाइम को मैनेज करती हैं। तो आप भी अपना पहले रिसर्च करें कि कौन सा काम आपके लिए सूटेबल है। जिस एरिया में आप रहते हैं खास करके उस लोकेलिटी को देखें कि उस लोकेलिटी के अंदर रह के आप क्या काम कर सकती हैं। फिर आपको अपनी फैमिली के बारे में देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको आपकी फैमिली की तरफ से परमिशन मिलती है। फिर आप उस डर को निकलें, नाकामी के डर को आप छोड़ें, उस खौल को तोड़ें, उससे फिर आप बाहर निकले तो यकीनन आप अपने आप को कामयाब करा सकती हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।